Hello students, welcome to the online classes. Hello students, welcome to the online classes. पाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम उसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण मैंने बताया था, उनको कहते हैं जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं और उनके एक साइड पेंट कर देते हैं अंदर या बाहर, तो वो गोली दर्पण बन जाता है। तो जिसके बाहर हम पेंट करते हैं, जिस गोले के भाग को काट कर हम बाहर पेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर वाली होती है, बाहर इसके पेंट होता है। ठीक है, तो जब रेज जाती हैं तो इस तरह से लौट आती है। ठीक है, ये हुआ अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है जिसके अंदर पेंट किया जाता है, और जो बाहर वाली सतह होती है वो इसकी परावर्तक सतह होती है। इस तरह से रेज जाएंगी तो टकरा करके वापस लौटेंगी। तो बाहर वाली इसकी परावर्तक सतह है और इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर वाली होती है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है, उनको देखते हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो यानी कि ये पूरा एक गोला होगा। ये पूरा एक गोला होगा, उसको काट करके हमने दर्पण बनाया है। ठीक है, तो जो इसके केंद्र से होकर जाएगी, जो गोले का केंद्र था उससे होकर के जो रेखा जाती है वो हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्योंकि अब ये दर्पण गोले को काट कर बनाया गया है, तो जो इसका केंद्र होगा उसी को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। तो C जो होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और इस गोले की जो त्रिज्या होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से ऐसे जो ये R है, मतलब जो गोले की त्रिज्या थी उसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब आता है ध्रुव। तो जो दर्पण का सबसे मध्य बिंदु होता है दर्पण पे स्थित, उसको हम बोलते हैं P। इसको बोलते हैं हम ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं। तो ये जो C हुआ वो वक्रता केंद्र हुआ, जो R होता है वो वक्रता त्रिज्या होती है, P जो होता है वो ध्रुव होता है, और ये जो लाइन है वो मुख्य अक्ष होती है। अब आता है अभिलंब। तो जो R होती है उसी को हम अभिलंब भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण के किसी भी बिंदु से जाने वाली रेखा, मतलब दर्पण के किसी भी बिंदु पर टच होती है जो भी लाइन, वो अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। तो जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं दर्पण के, क्योंकि दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक, जिसे हम M डैश से शो करते हैं। ठीक है, अब आती है फोकस दूरी। तो कोई भी दर्पण है, वैसे ही इसमें उत्तल दर्पण में होता है क्योंकि उसके अंदर पेंट होता है। ये भी किसी गोले को काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके भी केंद्र से जो जाने वाली रेखा होगी वो इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष इसका ये वाला होगा, ये वाली लाइन। C जो इसका वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होता है, क्योंकि अंदर पेंट है इसके। ठीक है, तो वक्रता केंद्र तो वहीं होगा गोले के पास, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। इसकी त्रिज्या जो होती है वो ये होती है, इसकी भी केंद्र से जो होकर जाती है त्रिज्या R। अभिलंब, केंद्र से मिलाने वाली दर्पण को कोई भी रेखा अभिलंब होती है इसकी, और इसका ध्रुव जो होता है वो ये P। तो ये अवतल दर्पण हुआ, और ये उत्तल। दर्पण का द्वारक M डैश, जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे वो दर्पण का द्वारक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी या F किसे कहते हैं हम, तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो जो समांतर रेखाएं जाती हैं दर्पण से टकराती हैं जब, तो ये परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इस तरह से ये परावर्तित होकर यहाँ मिलेगी, ये भी एक ही पॉइंट पर कट करती हैं ये सारी रेखाएं।
ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये वाली जो जाएगी सीधी वो अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब रेखाएं एक जगह पर मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम कह देते हैं फोकस, एफ, ठीक है, उसी को एफ से डिनोट करते हैं। अब इस पॉइंट को दर्पण के किसी भी पॉइंट से ऐड करने वाली जो भी रेखा होगी वो उसकी फोकस दूरी एफ कहलाती है। और इस पॉइंट से होकर के जो भी प्लेन गुजरेगा, ठीक है, एक प्लेन या तल गुजरेगा उसको हम बोलते हैं फोकस तल। एफ हमारा फोकस हो गया, स्मॉल एफ फोकस दूरी हो गई और इससे जाने वाला तल फोकस तल कहलाएगा। ऐसे ही उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्योंकि परावर्तन बाहरी सतह से होता है तो जब रेखाएं जाती हैं, ठीक है, जब वो टकराती हैं तो इस तरह से ऐसे वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये पीछे बढ़ा के देखें तो ये किसी पॉइंट पर ऐसे मिलती हैं, ये जाएगी, ये वापस हो जाएगी, ये गई, ये ऐसे वापस हो गई, ये वाली गई, ये ऐसे वापस हो गई टकराने के बाद, ये गई, ठीक है, तो ये उसी मार्ग पर लौट आती है। जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये भी किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फोकस। क्योंकि उत्तल दर्पण से परावर्तन बाहरी सतह से होता है तो जब ये परावर्तन के पश्चात लौटती हैं तो ये पीछे बढ़ाने पर किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखती हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और जो इस पॉइंट को दर्पण के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इस वाले पॉइंट से जाने वाला कोई भी तल उसका फोकस तल कहलाता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण की बात है और ये अवतल दर्पण की। अब अवतल दर्पण को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अवतल दर्पण जो होता है वो किरणों को अपसारित करता है, यानी कि एक जगह पर मिला देता है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होती है वो अपसारित करने की होती है। ये अवतल दर्पण हुआ, जब भी इससे कोई भी किरणें टकराएंगी, ठीक है, तो ये उनको कन्वर्ट्स कर देता है, अपसारित कर देता है, यानी कि एक जगह पर मिला देता है। तो ये किरण परावर्तित होकर के इधर आ जाएगी और ये किरण भी परावर्तित होकर के ऐसे एक जगह पर आकर के मिल जाएंगी। जिस जगह पर मिलती हैं उसको एफ कहते हैं, अभी बताया है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है किरणों को एक जगह पर मिला देता है। अब इससे बनने वाले कुछ प्रतिबिंब देखते हैं हम। तो पहला केस है जब वस्तु जो होती है वो अनंत पर रखी होती है, वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो ऐसा माना जाता है कि उससे आने वाली किरणें जो होती हैं वो समांतर आती हैं, क्योंकि वो वस्तु बहुत दूरी पर है तो ऐसा मानते हैं कि किरणें जो होती हैं वो समांतर होती हैं। तो जब समांतर किरणें दर्पण पर टकराती हैं इस तरह से तो परावर्तन के पश्चात वो एक जगह पर मिल जाती हैं, वही केस, ठीक है। परावर्तन के पश्चात वो एक जगह पर मिल जाती हैं और जिस जगह पर मिलती है फोकस कहते हैं, फोकस पर मिल जाती हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है वो पॉइंट साइज़ का बनता है, यानी कि बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो बिंदु के आकार का, जो पॉइंट है मैं लिख देती हूँ, बिंदु साइज़ या आकार, बिंदु साइज़ का होता है, ठीक है, वास्तविक होता है, ठीक। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा, एकदम पॉइंट शेप साइज़ का होता है और वास्तविक होता है। अब दूसरा केस है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, ठीक है, ये सेकंड केस है। ये हमारा सी हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ कहीं पर फोकस होगा। अब वस्तु जो है वो
अनंत और सी के बीच में रखी है, यानी कि यहाँ कहीं पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो जब इससे किरणें चलेंगी ऐसे, पहली किरण चली, दर्पण पर टकराई और परावर्तित होकर के फोकस से निकल गई, ठीक है। अब दूसरी किरण जो थी वो मान लो सी से गई ऐसे, और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो उल्टा होता है। ये मान लो मैंने ए बी ले ली है वस्तु, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ध्रुव होता है पी। एक किरण, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें सिर्फ दो किरणों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही किरणें ही जा रही होंगी वस्तु से, इसके हर पॉइंट से बहुत सारी किरणें जा रही होंगी, क्योंकि सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ हम दो लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितनी भी किरणें हैं वो निकल के इसी बिंदु पर मिल रही होंगी, जितनी भी असंख्य, तो वो सारी यहीं पर मिलेंगी। तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब थर्ड केस है इसका। थर्ड केस है जब वस्तु सी पर रखी होती है। तो जब वस्तु सी पर रखी होती है तो किरणें चलती हैं, ठीक है, फोकस से होकर के जाती हैं, और जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का वो सी पर ही बनता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है कि जब वस्तु सी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। और इसमें एक स्पेशल ये है कि जो वस्तु प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। उल्टा होता है प्रतिबिंब और सी पर ही बनता है, ठीक है। अब इसका फोर्थ केस है, सी और एफ के बीच में रखी होती है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है वस्तु। ये वस्तु है, ये सी और ये एफ। जब किरणें चलती हैं वापस तो प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसे उल्टा। जो प्रतिबिंब होता है वो सी और अनंत, क्योंकि ये आगे तो अनंत है ना इस साइड, तो अनंत और सी के बीच में बनता है प्रतिबिंब। ये ए बी वस्तु हो गई और ये ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। ये किरण गई, टकराने के बाद ऐसे वापस लौटी, ये वाली गई, टकराने के बाद ऐसे वापस लौटी। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और सी के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ये प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक ही बनता है। जो सी पर रखी वस्तु का सी पर होना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब ये सारे वास्तविक के ही केसेस हैं। अब फिफ्थ केस है जब वस्तु जो होती है वो फोकस पर रखी होती है। जब वस्तु फोकस पर या एफ पर होती है तो जब इससे किरण चलती है
तो टकराने के बाद ये फोकस से ऐसे निकल जाती है। दूसरी किरण कि जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर जाती हैं, ठीक है। टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर जाती हैं। तो वैसे समांतर किरणें मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये अनंत पर जाकर के मिले, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, ऐसा माना जाता है कि शायद अनंत पर बनता होगा। क्लियर नहीं है क्योंकि ये बन नहीं सकता, अनंत तो उसकी तो लंबाई तय नहीं है कि वो कितना होगा। तो माना जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, या फिर ये भी माना जाता है कि बनता ही नहीं है, या तो अनंत पर बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। दो केसेस होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है केस जब वस्तु फोकस और पोल P के बीच में होती है। जब F और P के बीच में होती है ये इसका F हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, ये F हो गया यहाँ पर, ये P हो गया, ठीक। F और P के बीच में होती है, तो इससे चलने वाली किरण जो होती है वो परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट जाती है। दूसरी जो किरण होती है वो भी ऐसे लौट जाती है, ठीक है। जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु पर ये मिलती हैं, तो इसी बिंदु पर प्रतिबिंब, यही जो बिंदु होता है वो उसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है। A डैश B डैश और ये A भी हमारी वस्तु हो गई। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको भी हम पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको स्क्रीन या पर्दे पर नहीं ले सकते। तो यही एक ऐसा केस है अवतल दर्पण का जिसमें प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है। आपने इन सारे केसेस से एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम वस्तु को दर्पण के पास ला रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। जितनी वस्तु दूर थी उतना ही छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, जितनी वस्तु हम पास ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो जब हम वस्तु को दर्पण के सामने लाते हैं तो उसका आकार बढ़ता जाता है। जैसे हम खुद को भी जब मिरर में देखते हैं, दूर से देखते हैं तो हम छोटे दिखाई देते हैं, जब पास आते हैं तो खुद को बड़ा महसूस करते हैं। तो यही एक मतलब इसका खासियत होता है। तो आज के लिए इतना ही।